जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं सहकारी बैंक। ठीक, सहकारी बैंक किसे कहते हैं। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, COOPRATIVANK, कोऑपरेटिव बैंक। ये दो तरह के होते हैं। एक जो ग्रामीण सहकारी बैंक, एक शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक। शहरी सहकारी बैंक। ठीक, ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अल्प अवधि का, एक जो होता है दीर्घ अवधि का। अल्पावधि का और दूसरा है दीर्घावधि। दीर्घावधि, अल्पावधि, ये दोनों होते हैं। अब देखिए जो है, अल्पावधि में जो है तीन तरह के बैंक होते हैं। एक जो होता है, एक होता है राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक, इसमें दूसरा होता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी बैंक मेन सोर्स में ऐसे डायग्राम बना के लिख देंगे ना, अब बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसके बाद इसमें तीसरा बैंक है जो कि आखिरी है, प्राथमिक कृषि साख समितियां। प्राथमिक कृषि साख साख समितियां। ठीक, ये होती हैं। चलिए इसको जो है एक एक करके देखते हैं। ठीक, इसमें जो दीर्घावधि के जो है, इसमें आता है राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक। इसमें एक आता है राज्य सहकारी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक। और दूसरा आता है प्राथमिक सहकारी, प्राथमिक प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक। ठीक, ये दोनों आते हैं दीर्घावधि बैंक में। चलिए इसमें देखते हैं पहला राज्य सहकारी बैंक। अच्छा, एक चीज ये देखिए, सहकारी बैंक किसे कहते हैं। मान लीजिए सहकारी बैंक पढ़ रहे हैं, कोई पूछ लिया कि बाबू सहकारी बैंक किसे कहते हैं, तो जवाब क्या दोगे। तो सहकारी बैंक देखिए बता देते हैं यहीं पे, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाओं के, कृषि तथा उससे संबंधित, उससे संबंधित क्रियाओं के लिए साख उपलब्ध कराना। क्रियाओं के लिए साख उपलब्ध कराना। मतलब सहकारी बैंक का उद्देश्य क्या है। सहकारी बैंक का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र, मतलब प्राथमिक क्षेत्र को साख उपलब्ध कराना है। सहकारी बैंक का उद्देश्य यही है। चलिए इसमें देखते हैं राज्य सहकारी बैंक। ठीक, या तो चलिए पहले जो सहकारी बैंक पढ़ लें, उसके बाद जो राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियां, ये तीनों जो है बाद में पढ़ लेंगे। पहले चलिए जो है सहकारी बैंक ही पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए पहले जो है इसका परिभाषा देख लेते हैं। सहकारी बैंक का इसे कहते हैं। सहकारी बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान है, सहकारी बैंक ऐसे ऐसे वित्तीय संस्थान है
जो अपने सदस्यों द्वारा शासित होते हैं, ठीक, तथा बैंकिंग कार्यों को निष्पादित करते हैं, तथा बैंकिंग कार्यों को निष्पादित करते हैं। कैसे बैंक कहलाते हैं? सहकारी बैंक कहलाते हैं। जो कहने का मतलब अपने सदस्यों द्वारा शासित होते हैं, उसके बाद बैंकिंग कार्यों को निष्पादित करते हैं, सहकारी बैंक कहलाते हैं। इनकी विशेषता देख लीजिए, विशेषता क्या क्या है। सहकारी बैंक की स्थापना संसद द्वारा पारित, पहला पॉइंट है। सहकारी बैंक की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ना होकर अलग अलग राज्यों द्वारा अधिनियम द्वारा ना होकर अलग अलग राज्यों द्वारा गठित सहकारी समिति नियमों के अंतर्गत की गई। गठित सहकारी समिति नियमों के द्वारा की गई, ठीक। कहने का मतलब ये है, जिन जिन राज्यों में, ठीक, जिन जिन राज्यों में सहकारी बैंक है, जिन जिन राज्यों में सहकारी बैंक है, जिन जिन राज्यों में सहकारी बैंक है, उन राज्यों द्वारा जो है सहकारी समिति के नियमों के अनुसार, सहकारी समिति के नियमों के द्वारा की गई, जो है आ गया समझ में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है इनका विनियमन, ठीक, इनका विनियमन। अच्छा, एक शब्द आया विनियमन। विनियमन का मतलब समझ रहे हैं? चलिए बता देते हैं। विनियमन का मतलब जो है नियम कानून के अनुसार नियंत्रित और निर्देशित करना, ठीक। विनियमन का मतलब नियम और कानून के अनुसार नियंत्रित और निर्देशित करना। इनका विनियमन आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य द्वारा किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्वारा जारी किए एक अध्यादेश में बैंकों के विनियमन एवं निगरानी प्रणाली में बदलाव हेतु उन्हें पूर्णतः आरबीआई की निगरानी में ला दिया। मतलब जल्द ही जो है केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया, इसके माध्यम से जो यह सहकारी बैंक है, इस सहकारी बैंक का विनियमन एवं निगरानी प्रणाली में बदलाव करते हुए इन्हें पूरे रूप से, मतलब पूरी तरह से आरबीआई की निगरानी में ला दिया। किसे? सहकारी बैंक को, ठीक। इस बैंक का मूल उद्देश्य क्या है? चलिए ये भी एक पॉइंट है। इस बैंक का मूल उद्देश्य सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक। ये तो आपका सहकारी बैंक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो है राज्य सहकारी बैंक जो है, इसको देख लेते हैं। राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक किसे कहते हैं? सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है। जो सहकारी बैंक है इसकी शीर्ष संस्था है, मतलब पहली सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है इसका कार्यक्षेत्र कहाँ है? राज्य के अंदर,
इसका कार्य क्षेत्र जो है, इसका कार्य क्षेत्र राज्य के अंदर है, इसका कार्य क्षेत्र राज्य के अंदर है। और इन बैंक की पहुंच है, मतलब इस बैंक की पहुंच जो है, बैंक की पहुंच आरबीआई तक है बाबू। मतलब सहकारी बैंक की पहुंच जो है आरबीआई तक है, राज्य सहकारी बैंक की। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरा है इसमें जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। चलिए इसको देख लेते हैं, मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है ऋण की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष की होती है इसमें। इसमें ऋण की अवधि जो है, ऋण की अवधि 1 वर्ष से, बार बार जो है यार है, चलिए डिलीट मार देते हैं। इसके जो है ऋण की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष, 1 वर्ष से 3 वर्ष की होती है, ठीक। तो इसमें दूसरा है, दूसरा राज्य सहकारी बैंक व सहकारी समिति के मध्य सेतु का कार्य करता है। राज्य सहकारी बैंक व सहकारी समिति, राज्य सहकारी बैंक व सहकारी समिति के मध्य सेतु का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है, ठीक। ये तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया। अब तीसरा है प्राथमिक कृषि साख समिति। चलिए तीसरा देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक। इसमें पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है इसमें जो कृषि क्षेत्र के लिए अल्पकालिक ऋण देता है। प्राथमिक कृषि साख समिति जो है कृषि क्षेत्र के लिए अल्पकालिक ऋण देता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट इसमें है 10 व्यक्ति मिलकर 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक कृषि साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। एक प्राथमिक कृषि साख समिति का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। 10 व्यक्ति मिलकर, ये हो गया प्राथमिक कृषि साख समिति। चलिए ये तीनों हो गए हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं गैर अनुसूचित बैंक। ये तो सहकारी बैंक था, अब इसके बाद जो है बताते हैं गैर अनुसूचित बैंक। चलिए आगे देखते हैं। गैर अनुसूचित बैंक, ठीक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लीजिए। ऐसे बैंक, गैर अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 की, 1934 की दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक। गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जिसे आरबीआई के दिशा निर्देशन पर कार्य करना आवश्यक ना हो, और इसे
आरबीआई के दिशा निर्देशन पर कार्य करना आवश्यक न हो। कौन से बैंक कहलाएंगे? गैर अनुसूचित बैंक। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज था। परिभाषा देखिए, जो बैंक अनुसूचित होते हैं वे गैर अनुसूचित कहलाते हैं। जो बैंक गैर अनुसूचित होते हैं, जो बैंक अनुसूचित नहीं होते, जो बैंक अनुसूचित नहीं होते, गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ठीक, इसकी विशेषता देख लीजिए, विशेषता क्या है। पहला पॉइंट है, बैंकों को भी, ये जो बैंक हैं, कौन? गैर अनुसूचित बैंक, बैंकों को भी संविधिक नकद कोष शर्तों को मानना पड़ता है। गैर अनुसूचित बैंक को भी, मतलब इस बैंक को भी संविधिक नकद कोष शर्तों को मानना पड़ता है, शर्तों को मानना पड़ता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है, शर्तों को तो मानेगा, लेकिन जो है इस कोष में बैंक रिजर्व बैंक के पास रखने का बाध्य नहीं है। शर्तों को मानना पड़ता है, लेकिन इस कोष को ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखने को बाध्य नहीं है। ठीक, रखने को बाध्य नहीं है। तो इसमें दूसरा पॉइंट है, ये बैंक समानकार बहुत उद्देश्य हो, रिजर्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक, एक गैर अनुसूचित बैंक जो है, रिजर्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते। ठीक, किंतु असामान्य परिस्थितियों में, किंतु असामान्य परिस्थितियों में ये रिजर्व बैंक से संपर्क करके उधार प्राप्त कर सकते हैं। किस परिस्थिति में? असामान्य परिस्थिति में आरबी से, रिजर्व बैंक से संपर्क करके उधार ले सकते हैं। ठीक, असामान्य परिस्थिति में। चलिए, तो गैर अनुसूचित बैंक हो गया है। अब चलिए इसके बाद बताते हैं अन्य वित्तीय संस्थान। इसके अलावा भी और वित्तीय संस्थान हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अन्य वित्तीय संस्थान, अन्य वित्तीय संस्थान, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसमें पहला है भुगतान बैंक, मतलब पेमेंट बैंक। अन्य वित्तीय संस्थान में पहला है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले, भुगतान बैंक की परिभाषा क्या है। एक विशेष प्रकार का बैंक, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप करने की अनुमति है। एक विशेष प्रकार का बैंक है जिन्हें कुछ सीमित
कुछ सीमित क्रियाकलाप, कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप करने की अनुमति है। ठीक, कैसे बैंक है? भुगतान बैंक है, मतलब कुछ ही सीमित जो है, ये नहीं कि जो है बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है? इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। इसमें पहला है, आरबीआई द्वारा 2014 में नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर भुगतान बैंक की स्थापना की गई। ठीक, आरबीआई द्वारा 2014 में किस समिति की सिफारिश पर की गई? नचिकेत मोर की, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर की गई, सिफारिश पर की गई। ठीक, इसमें दूसरा है, प्रथम पेमेंट बैंक। प्रथम पेमेंट बैंक कौन सा है? प्रथम पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट, एयरटेल, एयरटेल जो कि 2017 में किया गया। तो वर्तमान में संख्या जो है 6 है, लाइसेंस 11 को दे दिया गया है। भुगतान बैंक का, पेमेंट बैंक का वर्तमान में संख्या 6 है, 11 को लाइसेंस दे दिया गया है। ठीक, 11 को लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वित्तीय समावेशन। ठीक, पहला उद्देश्य है वित्तीय समावेशन और दूसरा उद्देश्य है लघु बचत प्रोत्साहन। लघु बचत प्रोत्साहन। तीसरा उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्षेत्र को बढ़ावा देना, यही 3 उद्देश्य है इसका। भुगतान पेमेंट बैंक, मतलब भुगतान बैंक का, पेमेंट बैंक का 3 उद्देश्य है ये: वित्तीय समावेशन, लघु बचत को प्रोत्साहन देना, असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना। मतलब जिन क्षेत्रों में विकास कम हुआ है। ठीक, चलिए विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में पहला पॉइंट है जमा स्वीकार करता है। केवल जमा स्वीकार करता है, केवल जमा स्वीकार करता है। यह पैसा देता नहीं, लोगों को ऋण नहीं देता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऋण नहीं देता, केवल जमा स्वीकार करता है। अधिकतम 1 लाख प्रति ग्राहक, मतलब 1 लाख तक जो है जमा स्वीकार करता है। मतलब एक व्यक्ति जो है 1 लाख रुपए जो है इसमें जमा कर सकता है। अधिकतम 1 लाख प्रति ग्राहक। ठीक, उसके बाद डेबिट कार्ड जारी करता है, एटीएम। जारी करता है एटीएम। और जो है दूसरा है, यह ऋण नहीं देता है, ऋण नहीं देता है, केवल जमा स्वीकार करता है, ऋण नहीं देता है। और जब ऋण नहीं देता है तो क्रेडिट कार्ड भी, इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी करता। क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी करता। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आरबीआई से जमा स्वीकार नहीं करता, एनआरआई। ठीक, एनआरआई से जमा स्वीकार नहीं करता, से जमा स्वीकार नहीं करता। ठीक, और इसको जो सीआरआर रखना पड़ता है,
चौथा पॉइंट है CRR रखना पड़ता है, जो है अपनी राशि का, अपनी राशि का 75% जो है सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें 75% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, और 25% जो है कमर्शियल बैंक का। 75% सरकारी प्रतिभूति रखता है, अपनी राशि का। और दूसरा है इसमें 25% वाणिज्यिक बैंकों या कमर्शियल बैंकों का, 25% का, 25% वाणिज्यिक बैंकों का, और 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है। और बिल भुगतान सुविधा देता है, बिल भुगतान सुविधा भी देता है। म्यूचुअल फंड व इंश्योरेंस की सुविधा देता है। इंश्योरेंस की सुविधा देता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है इसमें इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सुविधा देता है। इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सुविधा देता है। ठीक, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। चलिए अब इसका जो मापदंड, मापदंड क्या है? मापदंड, पेमेंट बैंक मतलब भुगतान बैंक का मापदंड। मापदंड में देखिए 100 करोड़ पूंजी, 100 करोड़ पूंजी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा अनुभव की आवश्यकता नहीं, कोई अनुभव नहीं, अनुभव की आवश्यकता एकदम नहीं। तीसरा है इसमें आवेदक जो है, आवेदक वर्तमान में गैर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करता और अन्य संस्थाएं जैसे पेशेवर हो गया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हो गई, कारपोरेशन, बिजनेस कंपार्टमेंट, मोबाइल टेलीफोन कंपनियां, सुपरमार्केट चेन कंपनियां, रियल एस्टेट क्षेत्र की सहकारी समिति, निवासियों व स्वामित्व नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं इत्यादि। आवेदक इसमें कोई भी हो सकता है, मतलब आवेदन कोई भी कर सकता है। आवेदक बहुत सारे हैं इसमें। पीपीआई, पीपीआई, पीपीआई का मतलब समझ रहे हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब वर्तमान गैर बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। और अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं जैसे कोई पेशेवर हो गया, व्यक्ति हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, या पेशेवर हो गया, पेशेवर हो गया, या बिजनेस मैन हो गया, या मोबाइल टेलीफोन कंपनियां हो गई, या एयरटेल पेमेंट बैंक कौन सा है? मोबाइल टेलीफोन कंपनी ही है, मोबाइल टेलीफोन कंपनियां हो गई। ठीक, या सार्वजनिक क्षेत्र की कोई संस्था हो गई, या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था हो गई, इत्यादि। यही सभी जो है मापदंड इसके होने चाहिए। अब वर्तमान में देखिए, इसको वर्तमान में जोड़ के पढ़ते हैं। वर्तमान में आरबीआई के 27 नवंबर 2017 को
2017 को 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया। 27 नवंबर 2017 को आरबीआई के 11 बैंकों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया। ठीक, और 11 पेमेंट बैंकों को जो लाइसेंस दिया गया, इसमें वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 6 बैंक कार्यरत हैं। 6 बैंक कार्यरत हैं। ठीक, वो 6 बैंक कौन कौन से हैं, चलिए आगे बताते हैं। 6 बैंक, इसमें पहला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक, एयरटेल पेमेंट बैंक। और दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद तीसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक। उसके बाद चौथा है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक। उसके बाद पांचवा इसमें जो है जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक। उसके बाद जो है छठवां है इसमें आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। ठीक, यही 6 बैंक हैं जिनको जो है 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया था आरबीआई के द्वारा 27 नवंबर 2017 को, लेकिन वर्तमान में 6 बैंक ही कार्यरत हैं, जिसमें से 6 बैंक आपके सामने हैं, देख ही रहे हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देख लेते हैं। इसको जो है डिलीट मारे पहले। चलिए देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई, एक एक पॉइंट जो है ध्यान से देखिएगा। स्थापना, इसकी स्थापना हुई 2018 में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। थीम वाक्य क्या है, थीम वाक्य पूछता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब, इसके थीम वाक्य क्या है। आपका बैंक आपके द्वार, इसका थीम वाक्य है आपका बैंक आपके द्वार। ठीक, और इसका मंत्रालय, मंत्रालय देख लेते हैं। मंत्रालय दूरसंचार विभाग एवं संचार मंत्रालय। दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय। ठीक, ये तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। चलिए अब इसके बाद बताते हैं भारतीय महिला बैंक। इतना बैंक है, कुछ लोग तो देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। डायग्राम एक बार जो पीछे हम बनाए उसको देख के पढ़ेंगे तो सब कुछ सीरियल वाइज हम पढ़ा रहे हैं, इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज। चलिए अब इसके बाद पढ़ाते हैं भारतीय महिला बैंक। ठीक, भारतीय महिला बैंक। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं स्थापना। इसकी स्थापना जो है 19 नवंबर 2013 को होगा। ठीक, मुख्यालय
इसका मुख्यालय नई दिल्ली, दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और भारतीय महिला बैंक दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली ही है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय सुविधाओं को सुगम बनाना, और महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन करना, और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना, ठीक। और वित्तीय समावेशन को सुगम बनाना। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। चलिए, इसका उद्देश्य यही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2017 में इसको विलय करके एसबीआई में, भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। 2017 में एसबीआई में विलय कर दिया गया, ठीक। 2017 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। आज यहीं तक जो पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे लघु उद्योग, मतलब लघु वित्त बैंक, ठीक। SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।